हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का एक और इम्पॉर्टेंट केस डिस्कस करेंगे जिसका नाम है वामन राव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस को समझने से पहले अगर आपने केशवानंद भारती और मिनर्वा मिल्स का केस नहीं पढ़ा है तो पहले उसकी वीडियोस देख लीजिए, क्योंकि उससे आपको इस केस को समझने में हेल्प मिलेगी। तो इस केस को पढ़ने के लिए हम सबसे पहले आर्टिकल 31 को समझेंगे। आर्टिकल 31 राइट टू प्रॉपर्टी की बात करता था, लेकिन इसे 44th अमेंडमेंट के द्वारा 1978 में डिलीट कर दिया गया था। 1951 में कॉन्स्टिट्यूशन में पहला अमेंडमेंट किया गया और आर्टिकल 31A, आर्टिकल 31B एंड 9th शेड्यूल को ऐड किया गया। आर्टिकल 31A ये कहता है कि पार्लियामेंट प्रॉपर्टी एक्विजिशन से रिलेटेड अगर कोई लॉ बनाती है तो उसे इस ग्राउंड पर चैलेंज नहीं किया जा सकता कि वह आर्टिकल 14 या आर्टिकल 19 को वायलेट करता है। मतलब ये कि पार्लियामेंट लॉ बनाकर कोई भी प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकती है और उसके लिए कितना कंपनसेशन देना है ये भी गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी। आर्टिकल 31B ये कहता है कि जिस भी एक्ट को 9th शेड्यूल में डाल दिया जाएगा उसे इस ग्राउंड पर चैलेंज नहीं किया जा सकता कि वो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है, यानी उनका जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 31C को 25th अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया था। आर्टिकल 31C ये कहता है कि DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए पार्लियामेंट जो भी लॉ बनाएगी वो इस ग्राउंड पर वॉइड नहीं किए जा सकते कि वो आर्टिकल 14 या आर्टिकल 19 को वॉयलेट करते हैं। तो ये है आर्टिकल 31A, आर्टिकल 31B, आर्टिकल 31C। इसके अलावा भी कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं, उनको हम देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती के केस में ये जजमेंट दिया था कि पार्लियामेंट पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का कोई भी पार्ट जो है वो अमेंड कर सकती है, लेकिन वो बेसिक स्ट्रक्चर को अमेंड नहीं कर सकती। जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको वॉयलेट नहीं किया जा सकता। जो मूल ढांचा है संविधान का उसके साथ छेड़छाड़ पार्लियामेंट नहीं कर सकती। 1976 में 40th अमेंडमेंट हुआ था जिसमें 64 सेंट्रल एंड स्टेट लॉस को 9th शेड्यूल में जोड़ दिया गया था, ऐड कर दिया गया था, जिनमें से मोस्टली लैंड रिफॉर्म्स लॉस थे। इसके अलावा 1978 में जैसा कि मैंने पहले ही बताया 44th अमेंडमेंट हुआ था और राइट टू प्रॉपर्टी को डिलीट कर दिया गया था। यानी राइट टू प्रॉपर्टी अब एक फंडामेंटल राइट नहीं है बल्कि सिर्फ एक लीगल राइट रह गया था। चलिए अब आते हैं केस के फैक्ट्स पर। कॉन्स्टिट्यूशन के लागू होते ही हर स्टेट ने लैंड रिफॉर्म्स एक्ट बनाए थे। इसी तरह महाराष्ट्र में भी महाराष्ट्र एग्रीकल्चरल लैंड्स एक्ट 1962 पास किया गया था। इसके बाद इसमें कई बार अमेंडमेंट किए गए सीलिंग लिमिट को चेंज करने के लिए, और इन एक्ट्स को प्रोटेक्शन कहाँ से मिलती थी? आर्टिकल 31A एंड आर्टिकल 31B से। यहाँ हम एक और इम्पॉर्टेंट केस का रेफरेंस लेंगे जो कि है दत्ता राय गोविंद वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इस केस में क्या हुआ था? दत्ता राय ने आर्टिकल 31A एंड आर्टिकल 31B को चैलेंज किया था इस ग्राउंड पे कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को वॉयलेट करते हैं। ये उसके लिए एक बहुत बड़ा खतरा है क्योंकि इससे पार्लियामेंट को बहुत पावर मिलती है और वो कोई भी कानून बना सकते हैं। तो ये केस जो हुआ था दत्ता राय गोविंद वाला, ये 1977 में किया गया था और उस टाइम पे देश में नेशनल इमरजेंसी लगी हुई थी। तो हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट दोनों ने ही दत्ता राय की अपील को रिजेक्ट कर दिया था। इसके बाद 1977 में ही इमरजेंसी हटा दी गई एंड 1978 में 44th अमेंडमेंट के द्वारा आर्टिकल 31 को हटा दिया गया। मतलब राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो फंडामेंटल राइट नहीं रह गया। इस सब के बाद वामन राय आते हैं और एक रिव्यू पिटीशन फाइल करते हैं और उन इश्यूज को फिर से रेज करते हैं जो दत्ता राय केस में ऑलरेडी उठाए गए थे। उन्होंने आर्टिकल 31A, आर्टिकल 31B, आर्टिकल 31C और इसके साथ ही साथ उन्होंने 40th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को भी चैलेंज किया। इन आर्टिकल्स को उसी ग्राउंड पर चैलेंज किया गया था कि कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर के लिए ये खतरा है।
14th अमेंडमेंट जो था उसको उन्होंने इस ग्राउंड पर चैलेंज किया कि लोकसभा का जो टर्म था वो 18 मार्च 1976 में ख़त्म होना था और ये अमेंडमेंट जो था वो अप्रैल 1976 में किया गया था, क्योंकि इमरजेंसी की वजह से लोकसभा का जो टर्म था वो बढ़ गया था और लोकसभा डिसॉल्व नहीं हुई थी। तो वामन राव का कहना था कि इमरजेंसी अनफेयर मीन्स का यूज़ करके लगाई गई थी। तो जब इमरजेंसी का जो ग्राउंड है वो ही वैलिड नहीं है तो इमरजेंसी के दौरान जो लॉ पास किए गए हैं वो भी वैलिड नहीं होंगे। नाउ लेट्स सी कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पे क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक मिसकंसेप्शन है कि जो लॉ फंडामेंटल राइट्स को कम करते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को भी वायलेट करते हैं। इसके साथ ही कोर्ट ने ये भी कहा कि सोशल एंड इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ को ख़त्म करने की ज़रूरत है और इसीलिए फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा आर्टिकल 31A एंड आर्टिकल 31B लाया गया था। कोर्ट ने ये भी कहा कि बिना किसी हार्डशिप के इनइक्वालिटी को ख़त्म करना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए अगर सबकी भलाई के लिए कुछ बड़े जमींदारों की ज़मीनें एक्वायर की जाती हैं तो वो सही है। सो द आर्टिकल 31A was held valid and not violative of the basic structure. आर्टिकल 31B के लिए कोर्ट ने कहा कि केशवानंद भारती के केस में ये हेल्ड किया गया था कि पार्लियामेंट के पास बहुत वाइड पावर्स हैं और कॉन्स्टिट्यूशन का कोई भी हिस्सा अमेंड कर सकती है पर उसके बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट नहीं कर सकती। वो कोर्ट ने कहा कि 1973 से पहले यानी केशवानंद भारती के केस के जजमेंट आने से पहले जिन लॉज को 9th शेड्यूल में डाला गया उनको आर्टिकल 31B के अंडर प्रोटेक्शन मिलेगी और उन्हें चैलेंज नहीं किया जा सकता। हालांकि केशवानंद भारती के जजमेंट के बाद जिन एक्ट एंड रेगुलेशंस को 9th शेड्यूल में ऐड किया गया है उन्हें इस ग्राउंड पर चैलेंज किया जा सकता है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट करते हैं एंड इट वुड बी ओपन टू द कोर्ट्स स्क्रूटनी। इसीलिए आर्टिकल 31B वाज आल्सो हेल्ड टू बी वैलिड। नाउ लेट्स कम टू द आर्टिकल 31C। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 31C डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर्टिकल 39 क्लॉज B एंड क्लॉज C को प्रोटेक्शन देता है जो कि देश हित में है और ज़रूरी भी है। देयरफॉर आर्टिकल 31C वाज आल्सो हेल्ड वैलिड। 14th अमेंडमेंट के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इमरजेंसी जो है वो नेशनल सिक्योरिटी के ग्राउंड पर लगाई गई थी और लोकसभा का टर्म जो है वो एक्सटेंड कर दिया गया था। तो सिर्फ इस ग्राउंड पर इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं कह सकते कि इसे लोकसभा के एक्सटेंडेड पीरियड में पास किया गया था, इमरजेंसी के दौरान इसे पास किया गया था। कोर्ट ने कहा कि ये लोकसभा के अधिकार क्षेत्र में था, इसीलिए ये वैलिड है। तो इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 31A, आर्टिकल 31B, आर्टिकल 31C और 40वां संवैधानिक संशोधन इन सबको ही वैलिड ठहराया। सो दिस वाज द केस। आई होप आपको समझ में आया होगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।